Hello friends, so now let's come to the third lecture of economy part PT 365 और उसमें जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो ये पीटी थोड़ी सी बड़ी है, 115 पेजेस हैं, तो मैं धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। हो जाएगा कवर, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं कि हमारा पीटी ख़त्म हो पाएगा या नहीं ख़त्म हो पाएगा, तो मैं ख़त्म कर दूँगी, इतना भरोसा करिए आप। अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ नहीं आई, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेट्स स्टार्ट विथ द पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो पेमेंट सिस्टम में पहला है, पेमेंट सिस्टम में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस। तो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन में ये क्यों न्यूज़ में है, तो आरबीआई ने अभी कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है, नए रेगुलेटरी नॉर्म्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए प्लेस किए हैं, बताए हैं। तो माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन जो है वो मंथली मैगजीन में मैंने पढ़ाया है। अगर यहाँ पे मैं ठीक से ना पढ़ा पाऊँ तो आप प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आई थिंक अगस्त या सितंबर में, जिसमें भी मैंने पढ़ाया है। तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस होते क्या हैं, तो माइक्रो फाइनेंस वो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, वो बैंकिंग होता है जो सर्विसेज हम अनएम्प्लॉयड जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जो भी पॉवर्टी में रहते हैं, कि उनको पॉवर्टी से निकाला जा पाए। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं, ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स जो है लेंड करते हैं बिना कोलेट्रल के, और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट शेड्यूल होता है कि आप कभी भी रीपेमेंट कर सकते हैं इन लोन को। फीचर्स क्या है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन जो है बिना कोलेट्रल के ही सर्व दिया जाता है। ओरिजिन जो है इनका हुआ, बहुत सारे एनजीओज जो हैं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ वर्क करके ये फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया 1983 में। इंडिया का जो माइक्रो फाइनेंस है, अनलाइक अ पैरेलल एवोल्यूशन इन अदर सेक्टर, इंडिया का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे उन्होंने इवॉल्व किया थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज एंड बैंक्स। ये सबसे पहला जो था एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में स्टार्ट हुआ। फिर इंडियन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मूवमेंट था। नियरली 102 मिलियन अकाउंट्स थे और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ग्रोथ था जैसे कि ओवर 1 लाख करोड़। अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी माइक्रो फाइनेंस जो हमको है वो प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, जिनका मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो होता है वो 5 करोड़ है, और उनका मिनिमम 85% जो है उनका नेट एसेट्स है, और जो कि क्वालिफाइंग एसेट्स की तरह क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, एसेट्स क्रिएट करना, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल सेक्टर जो डिस्क्रिमिनेट होता है उनको हटाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, पॉवर्टी एलिविएट करना, और इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। अभी क्या रेगुलेशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने निकाला है, आरबीआई ने दिया है। तो सिंगल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रेगुलेशन फॉर ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, इन सब के लिए एक ही यूनिफॉर्म सेट ऑफ रेगुलेशन बना दिया गया है। तो पहले क्या था, आप देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस निकाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोरोवर, तो जो भी माइक्रो फाइनेंस बोरोवर हैं, जो भी बोरो करते हैं, उनका क्या डेफिनेशन दी गई है। तो एग्जिस्टिंग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, कि एनुअल हाउस होल्ड की जिनकी इनकम 1,02,025 बोरोवर्स जो हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है 1,25,000 से ज़्यादा ना हो रूरल एरियाज़ में, और 2 लाख से ज़्यादा ना हो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में। बट प्रपोज चेंजेस जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि सेम क्राइटेरिया जो है, ये पहले रूरल और अर्बन एरियाज़ के सेम क्राइटेरिया जो है एनबीएफसी एमएफआई के लिए एप्लीकेबल था, बट अब जो है ये सेम क्राइटेरिया सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उन सब के लिए यही सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। फिर लिमिट्स ऑन हाउस होल्ड इंडेटनेस, तो टोटल इंडेटनेस जो होगा बोरोवर का, जो भी बोरो करता है लोन, वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट अभी जो है प्रपोज चेंजेस क्या है कि जितना भी डेट इनकम रेशियो है, जितना भी आप बोरो करते हो, आपकी ईएमआई 50% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा बोरो कर लिया और आपकी ईएमआई आ रही है 75% आपने जितना बोरो किया उसका, तो इसलिए ईएमआई जो है आपकी 50% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। फिर नेचर ऑफ लोन्स की अगर बात करें, तो कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी प्रीपेमेंट पेनल्टी। इसमें भी कोलेटरल फ्री लोन्स जो है माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। ये सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर लिमिट ऑन नंबर ऑफ लोन्स एंड लोन अमाउंट एंड टेन्योर, तो अर्लियर लोन अमाउंट जो है लिमिट थी कि 1,25,000 ही आप बोरो कर सकते हो, विद मिनिमम टेन्योर आपका 24 मंथ्स होना चाहिए। अगर आपका
लोन 3,000 से 30,000 से ज़्यादा है, और 2 NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा लेंड नहीं करेंगे सेम बरोवर को। मतलब 2 NBFC अगर है तो वो सेम बरोवर को लेंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट 50% जो लोन है वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ से ही देना पड़ेगा आपको। अब ये जो सारी लिमिट्स हैं ये विड्रॉ कर गई हैं, तो मतलब ये लिमिट्स जो हैं अब एप्लीकेबल नहीं होंगी। रीपेमेंट पीरियोडिसिटी की अगर बात करें तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर जो है वो NBFCs MFI के वो परमिटेड थे कि वो वीकली रीपे कर सकते हैं, फोर्टनाइटली रीपे कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं एज पर देयर चॉइस। पर बोर्ड ने अभी एडवाइस किया कि पॉलिसी जो है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करेगी कि वो कभी भी पे कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब प्राइसिंग ऑफ माइक्रो लोन्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता था NBFC MFI को वो shall be lower of the cost of fund plus margin cap of 10% for MFI with loan portfolios rupees 100 crore और above, और 12% for others. Average base rate जो था वो 5 largest commercial bank by assets multiplied by 2.75. अब कोई भी सीलिंग जो है इंटरेस्ट रेट में नहीं रखी गई है NBFC MFI के लिए। बोर्ड जो है ईच NBFC MFI के लिए कि वो अपना इंटरेस्ट रेट मॉडल अडॉप्ट करेंगे विथ रिलेवेंट फैक्टर लाइक अदर NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो बी गाइडेड बाई फेयर प्रैक्टिसेस कोड। फिर आते हैं एग्जेम्पशन टू नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ की अगर बात करें तो एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ जो है उनको एग्जाम किया था रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट से, जो कि इंगेज हो रही थी, क्रेडिट प्रोवाइड कर रही थी नॉट एक्सीडिंग 50,000 फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस और 1,25,000 फॉर मीटिंग ऑफ कॉस्ट, नॉट एक्सेप्टिंग जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। अभी जो है एग्जाम्शन दिया है नॉन फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को जो भी इंगेज है हमें कोलेटर फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को, जिनका हाउस होल्ड इनकम जो है 1,25,000 है और 2 लाख है रिस्पेक्टिवली फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। EMI जो है लोन का वो ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए 50% से, और एसेट साइज जो है वो लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए। तो दीज आर द एग्जेम्पशंस एंड दीज आर द सम प्रपोज्ड फ्रेमवर्क जो RBI ने अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए चेंज किया है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो बैंकिंग सर्विस स्मॉलर ए पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन बहुत अंडर प्रिविलेज है, पॉवर्टी से निकालने के लिए जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स दिया जाता है, बिना कोलेटरल के दिया जाता है, कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती और रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है। Okay, so now let's come to factoring in India, the second topic. Recently factoring regulation amendment act 2021 न्यूज़ में रहा है। तो अब फैक्टरिंग होता क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। फैक्टरिंग जो है एक ट्रांजैक्शन टाइप का होता है जहाँ पे कोई भी एंटिटी, फॉर एग्जांपल दो कंपनी के बीच में दो कंपनी ने अपने लोन लिए और जो भी लिया, एक कंपनी ने एक से लोन लिया, तो ये फैक्टरिंग जो होता है ट्रांजैक्शन है जब कोई भी एंट्री, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जो है अपने रिसीवेबल्स को सेंड करती है टू अ थर्ड पार्टी कि हमको जो है इमीडिएट फंड मिल पाए। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल अ फैक्टर लाइक अ बैंक और NBFC, तो उनको जो है थर्ड पार्टी को सेल करती है अपने रिसीवेबल्स, जो भी कस्टमर के ड्यूज़ हैं उनको सेल करती है कि हमको जो है इमीडिएट फंड मिल पाए, तो उसको हम फैक्टरिंग बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लिक्विडिटी का वर्ल्ड वाइड में, स्पेशली जो MSME सेक्टर्स हैं उन जो भी लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो थर्ड पार्टी को सेल करें वो रिसीवेबल्स और उनसे पैसे ले लें। ठीक है, और ये रेगुलेट होते हैं फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के अंदर। ये जो है 4 टाइप्स की एंटिटीज़ को इंगेज करते हैं फैक्टरिंग बिजनेस में, जैसे कि बैंक्स हो गए, NBFC, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गए और कंपनीज हो गई। बट ओनली 7 NBFCs को अभी हमारी फैक्टरिंग बिजनेस RBI ने दिया है ड्यू टू, क्योंकि उनका फैक्टरिंग जो है ड्यू टू कंडीशन एज फैक्टरिंग एज प्रिंसिपल बिजनेस। तो फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस जो है, फाइनेंशियल एसेट्स जो है फैक्टरिंग बिजनेस में उनको एटलीस्ट 50% जो है टोटल एसेट्स का कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और इनकम जो भी डिराइव होगा फैक्टरिंग बिजनेस से वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिबरलाइज करने के लिए UK सिन्हा कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी जो है MSME की वो बनी गई। अब कुछ अमेंडमेंट्स जो फैक्टरिंग के अंदर किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया आप हटा दीजिए, क्योंकि बोला ना अभी RBI ने जो भी NBFC फैक्टरिंग प्रिंसिपल बिजनेस में इन्वॉल्व है वही फैक्टरिंग में आएंगे, तो ये क्राइटेरिया जो है हटाने की बात की गई है कि सारे NBFC एलिजिबल हो पाए। स्ट्रीमलाइनिंग फैक्टरिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट डुअल फाइनेंसिंग फ्रॉड। ठीक है, तो सारे फैक्टरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो कम हो पाए। ट्रेड्स को अलाउ करिए कि वो जो चेंजेस हैं वो रजिस्टर करें विद द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अमेंडमेंट डेफिनेशन को भी अमेंड करनी है, असाइनमेंट की डेफिनेशन, फैक्टरिंग बिजनेस की डेफिनेशन, रिसीवेबल्स की डेफिनेशन को आप अमेंड करिए। और रेगुलेशन जो है, जो ज़्यादा रेगुलेशन पावर है वो RBI को दीजिए कि RBI जो है ये रेगुलेट
कर पाए। तो दिस इज़ द फैक्टरिंग, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू अदर डेवलपमेंट इन द पेमेंट सिस्टम। तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च टू बोल्स्टर लेंडिंग इकोसिस्टम। तो अकाउंट एग्रीगेटर होते क्या हैं? तो अकाउंट एग्रीगेटर वो होते हैं जो डेटा शेयर करते हैं, मतलब जो डेटा शेयर करते हैं क्रेडिट और इन्वेस्टिंग को रिवोल्यूशनराइज करने के लिए। मतलब अकाउंट एग्रीगेटर जो है सारे फाइनेंशियल डेटा को एक साथ रखते हैं, जो भी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल डेटा वो एक साथ रखते हैं और फ्रेंडली मैनर में वो शेयर करते हैं। ये जो है आरबीआई एक्ट के अंदर आता है। आरबीआई ने रिलीज़ किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अकाउंट एग्रीगेटर डायरेक्शन 2016। अकाउंट एग्रीगेटर जो है ये स्पेशल क्लास ऑफ एनबीएफसीज हैं जो सेक्शन 45I ऑफ आरबीआई एक्ट में आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि क्रेडिट वर्दीनेस है जो स्मॉल बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्रेडिट है, आपके पास जितना पैसा है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो सब एक साथ लाते हैं, तो जिसके कारण हम क्रेडिट वर्दीनेस देख सकते हैं किसी भी स्मॉल बिजनेसेस का, और रिकमेंड कर सकते हैं इंडिविजुअल को कि आप अपने जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करिए। कोई भी कंट्री वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कुछ डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क डेवलप नहीं किया है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है। ओके, सो दिस इज़ द अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च टू बोल्स्टर लेंडिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब अकाउंट एग्रीगेटर, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अगर बात करें तो अकाउंट एग्रीगेटर जो है बाई आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीआई, आईआरडीआई जो कि फैसिलिटेट करती हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है रियल टाइम बेसिस पे शेयर किया जाए। फाइनेंशियल डेटा एक्सेस फिड्यूशरी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? दैट इज़ बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, टैक्स एंड जीएसटी प्लेटफॉर्म। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर्स कौन कौन से होते हैं? फ्लो बेस्ड क्रेडिट, प्रोफेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड रोबो एडवाइजर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अकाउंट एग्रीगेटर्स। नाउ लेट्स कम टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आपने ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछली बार पीटी 365 में। तो आरबीआई ने अभी नॉन बैंक्स जो है उनको भी, नॉन बैंक्स कौन कौन से होते हैं? पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, कार्ड नेटवर्क, वाइट लेवल एटीएम्स, इन सबको भी अलाउ कर दिया है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम मतलब आरटीजीएस और नेफ्ट में। तो सीपीएस क्या है? सीपीएस जो है दो चीज़ों को कंप्राइज करता है, आरटीजीएस और नेफ्ट, जो कि आरबीआई रेगुलेट करते हैं, आरबीआई ऑपरेट करते हैं। टिल नाउ अभी तक बताएं कि सिर्फ बैंक्स को अलाउ था, बट अभी जो है नॉन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया है। अंडर न्यू रूल्स नॉन बैंक्स जो है वो अपना सेपरेट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड को अलॉट कर सकते हैं, आईएफएससी कोड। ठीक है, करंट अकाउंट जो है ओपन किया जा सकता है आरबीआई के साथ इन द कोर बैंकिंग सिस्टम। और सेटलमेंट अकाउंट जो है वो भी मेंटेन किया जा सकता है आरबीआई के साथ। अब हम देख लेते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस होता क्या है। नेफ्ट में ये दोनों एक पेमेंट ऑप्शन होते हैं जो कि मतलब जो भी पेमेंट चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट से पेमेंट आती है, सैलरीज आती हैं, वो सब नेफ्ट, या फिर आप लोग जो भेजते हैं पैसा वो आरटीजीएस और नेफ्ट में भेज सकते हैं। तो सबसे पहला है सेटलमेंट की अगर बात करें तो ये बैचेस में होता है और सेटलमेंट हर 30 घंटे में, हर 30 मिनट में होता है। ठीक है, हर 30 मिनट में सेटलमेंट होगा कि हर 30 मिनट में आप कितना पैसा भेज रहे हैं तो 30 मिनट में आपके पास आ जाएगा। आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस में अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो आरटीजीएस में पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है, इसमें कोई डिले टाइम नहीं लगता है। फिर ट्रांजेक्शन लिमिट की अगर बात करें तो नेफ्ट में मिनिमम ₹1 आप ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका कोई लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम में आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउएवर इंडिविजुअल जो बैंक्स है मे सेट, इंडिविजुअल बैंक्स जो है वो खुद का अपना लिमिट सेट कर सकते हैं फॉर ईच ट्रांजेक्शन और अमाउंट ट्रांजेक्टेड पर डे। ठीक है, कितना ट्रांजेक्शन वो पर डे करवाना चाहते हैं और कितना वो अपना लिमिट रखना चाहते हैं, मैक्सिमम लिमिट कि कितना ट्रांसफर कर सकता है कोई भी पर्सन, तो वो जो है नेफ्ट में होता है। बट आरटीजीएस में बताएं तो मिनिमम जो है आप 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो मिनिमम जो है आप 2 लाख आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर चार्जेस इन्वॉल्व की बात करें तो इस यहाँ पे नेफ्ट में कोई भी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, और फी जो है चार्ज की जा सकती है फॉर नेफ्ट विया बैंक ब्रांच। बैंक का ब्रांच जो है अगर चार्ज करना चाहता है तो वो चार्ज कर सकता है। और फिर आरटीजीएस में भी अगर बताएं तो यहाँ पे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई पैसा नहीं लगता है और फी जो है वो चार्ज की जाती है अगर बैंक ब्रांच जो है बोलेगा। अब व्हेन टू यूज़, ये कब यूज़ किया जाता है, तो जो नेफ्ट है वो हमारा स्मॉल अमाउंट जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली टू सेटल अकाउंट बिटवीन फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के। और आरटीजीएस जो है इंस्टेंट ट्रांसफ़र की जाती है हाई वैल्यू अमाउंट्स की, तो याद रखिएगा नेफ्ट जो है स्मॉल वैल्यू अमाउंट्स के लिए यूज़ किया जाता है और जो आरटीजीएस है वो हाई वैल्यू अमाउंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तभी इसमें मिनिमम लिमिट 2 लाख दिया है। फॉर एग्जाम्पल पेइंग अ वेंडर हु सप्लाइज गुड्स फॉर योर बिजनेस। ओके, सो ये हो गया आरटीजीएस एंड नेफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ लेट्स कम टू इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले ई रूपी। ई रूपी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे पर्सन को स्पेसिफिक इन विच इज पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम, मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाएगा और क्या स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाएगा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाएगा। फॉर एग्जांपल गिफ्ट वगैरह देना है आपको, कोई चीज़ प्रोवाइड करना है किसी स्पेसिफिक पर्सन को, कोई आपका वो है तो उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने डेवलप किया है अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे। कोलैबोरेशन किससे किससे करके किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये जो है इंडियन रुपी में बैक्ड है एज एन अंडरलाइंग एसेट, बट ये डिफरेंट है वर्चुअल करेंसी के, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम की जाती है। प्रीपेड इन नेचर होता है और वाउचर जैसे ई गिफ्ट कार्ड्स दिए जाते हैं एंड द कार्ड कोड विल बी शेयर्ड बिटवीन विया एसएमएस और क्यूआर कोड। तो ये हो गया ई रूपी। किसने डेवलप किया? एनपीसीआई ने। अब आते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था और इस बार भी पढ़ा रही हूँ एंड आई थिंक मंथली मैगजीन में भी पढ़ाया है। तो रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो कवरेज है पीआईडीएफ स्कीम का, उसमें वो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको भी इंक्लूड करेंगे, जो कि आइडेंटिफाइड है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर, जो कि टायर 1 और टायर 3 सेंटर्स में एज अ बेनिफिशियरी काउंट होते हैं। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है स्कीम जो है वो आरबीआई की स्कीम है, जहाँ पे वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है टायर 3 और टायर 6 सिटीज़ में, उसमें पेमेंट एक्सेप्टेंस जो है सब्सिडाइज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। ये जो है 30 लाख टच पॉइंट्स जो है क्रिएट करेंगे एवरी ईयर फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता दी हूँ। इसका कॉर्पस है 500 करोड़, जिसमें जो है आरबीआई जो है इनिशियल पेमेंट करेगा 250 करोड़ और रिमेनिंग जो पेमेंट करेंगे जो भी हमारे बैंक्स हैं, जो भी हमारे बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम, वो करेंगे। और ये जो है गवर्न किया जाता है एडवाइजरी काउंसिल से और आरबीआई के अंडर आता है। तो ये हो गया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसके अंदर अभी स्ट्रीट वेंडर्स भी कवर हो रहे हैं। फिर आते हैं फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स। तो ये जो है आरबीआई इशू करती है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जहाँ पे वो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कि कितना आउटसोर्स पेमेंट आप कर सकते हो और सेटलमेंट जो है कितना कर सकते हो पीएसओ से रिलेटेड। अब जो पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ऑथराइज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वीज़ा आर द सम ऑथराइज्ड पीएसओज। आरबीआई अलाउ किया है पीएसओज की कि वो डायरेक्ट मेंबरशिप बन सकते हैं सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के, जैसे कि आरटीजीएस और नेफ्ट के। ठीक है, तो वो भी जो है आरटीजीएस नेफ्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट, तो ये भी आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर इशू किया है, अंडर रिलीज किया है। ये फ्रेमवर्क का एम है कि जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड किया जाए। ये इनेबल करेगा कि जो भी स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट है ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड किया जाए बाय यूजिंग कार्ड, वैलेट्स, मोबाइल डिवाइसेस और फेस टू फेस मोड ओनली। ऑफलाइन पेमेंट जो है अप टू 200 पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और टोटल लिमिट जो है 2000 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। फिर आते हैं भारत भीम यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी मैंने आपको बताया है। भूटान जो है पहली कंट्री है जिसको इंडिया ने ये सिस्टम दिया है, उसके बाद सेकंड कंट्री सिंगापुर के साथ किया है। अब भीम यूपीआई क्या है? इंडिया का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि सेफ है और ईजी है आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई ऑपरेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भीम। फिर हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आरबीआई का फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है जो कि स्मार्ट डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे डिजिटल पेमेंट जो सॉल्यूशन है उनको डेवलप करना, डिजिटल पेमेंट एसेसिबल करना, जो भी अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पे एज ऑफ पेमेंट जो है उसको बढ़ाना और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को एनहांस करना कि वहाँ पे डिजिटल जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमारा सिक्योर्ड रहे। फिर आते हैं कार्ड टोकनाइजेशन। तो इसका कार्ड टोकनाइजेशन का एम क्या है कि ये न्यूज़ में इसलिए है कि हमको सेफ्टी जो है सिक्योरिटी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड उसको बढ़ानी है। टोकनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कार्ड को, किसी भी चीज़ को एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करना, यूनिक कोड से रिप्लेस करना, जैसे कि हमारे कार्ड की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो हमारे एक्सपोज ना हो। तो इसलिए जो है टोकनाइजेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि टोकनाइजेशन अगर नहीं यूज़ किया जाएगा तो कार्ड का आप देखते हैं कभी कभार वॉयलेट होती हैं, बहुत सारी डिटेल्स जो हमारे कार्ड की वो कहीं ना कहीं चली जाती है और हमारे कार्ड से पैसे कट जाते हैं। तो इसलिए जो है एक ये कार्ड डिटेल्स को रिप्लेस करना बाय अ यूनिक कोड और टोकन, और फिर ऑनलाइन परचेस के लिए अलाउ
अलाउ करना। टोकन जो है ये यूज़ किया जाएगा कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स पॉइंट ऑफ सेल के लिए, QR कोड के लिए। ये जो है पेमेंट को सिक्योर करेगा और ओनली रैंडम नंबर्स जो है वो आपके शो होंगे, रैदर देन कार्ड नंबर्स, कार्ड डिटेल्स जो है आपकी शेयर नहीं की जाएंगी। फिर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो ये जो है कंपोजिट RBI इंडेक्स जो है अभी लॉन्च किया गया है। ये जो है मतलब ये बताता है कि कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हमारी कंट्री में यूज़ किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री। RBI ये 2021 में लॉन्च किया। ये 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड है। पहला है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट डिमांड साइड, फिर सप्लाई साइड एंड पेमेंट परफॉर्मेंस। ओके, सो दिस इज द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में जो पहला टॉपिक है दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ टेक्निकल ग्रुप सेबी ने जो है उसने एक फ्रेमवर्क लेट डाउन किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये भी मैंने आपको पिछली बारी पढ़ाया था। ओके, सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो ये फंक्शन करती है एज अ रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि सोशल सेक्टर के लिए फंड को रेज करती है कि जो भी हमारी सोशल सेक्टर जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उन सब के लिए फ़ंड को रेस करती है। ये एक रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करती है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस को और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सोशल पर्पज़ के लिए फ़ंड को रेस करें। एट प्रेजेंट अगर बताएं तो सोशल सेक्टर जो है वो फंड कहाँ से रिसीव करता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग से, फिलेंथ्रोपिक, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इन सब से रिसीव करते हैं। अब हम अगर सोशल सेक्टर एक्सचेंज की अगर बात करें, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या बॉन्ड्स के फॉर्म में कुछ स्टेक लेंगे फ्रॉम लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और वो जो है पैसा देंगे सोशल सेक्टर को। ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि सोशल और एनवायरमेंटल जो मिशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरी तरह प्रिजर्व रहे और सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है उसको हम मिटिगेट कर पाएँ। एग्जांपल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल्स UK है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका में भी है, सिंगापुर में भी है। तो ये हो गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मनी इन्वेस्ट करेंगे जो कि इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स ऑफर करते हैं और फिर उससे रेज करेंगे कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट और सोशल एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिस्ट होंगे प्रेफर्ड सिक्योरिटी टाइप में, उसके बाद वो इशू करेंगे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेबी के अंदर आता है, सेपरेट सेगमेंट है। 15 ब्रॉड एलिजिबल सोशल एक्टिविटीज़ जो है अप्रूव की गई है सेबी ने और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, वो उससे फ़ंड रेज करेंगे। किससे रेज कर सकते हैं? इक्विटी, ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड से, म्यूचुअल फंड से, यहाँ से वो पैसे रेज करके सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी जो है नाबार्ड, सिडबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी इंगेज करेगा अपने साथ और सोशल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है फॉर सोशल एंटरप्राइजेस, जो भी सोशल एंटरप्राइजेस फंड रेज कर रही हैं फ्रॉम ऑन SSE। अब क्यों चाहिए? ऑब्वियसली कैपिटल का एक्सेस चाहिए, मार्केट कैपिटल को, जो कि हमारे चेंजेस जो है सोसाइटी में उसमें पॉजिटिव चेंजेस ला सके। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सके, इंप्लीमेंटेशन हो गए, और गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए वो जो है सोशल सेक्टर में जो भी चीज़ें लगा रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करके बहुत अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो ये हो गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ लेट्स कम टू रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स फ्रॉम सेबी। तो अब हम देखते हैं कि सेबी क्या है, सेबी का क्या फीचर्स है वो सब। तो सेबी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। वो 1988 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन के थ्रू। फिर उसको 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया अंडर द सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये एक मार्केट रेगुलेटर है जो कि हमारी सिक्योरिटी, हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनको रेगुलेट करती है। टू डू सो इसमें मेन 3 पावर्स है। क्वासी जुडिशियल है, मतलब जुडिशियल पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, और क्वासी लेजिस्लेटिव है क्योंकि लॉ भी बन जाते हैं। इन 2015 अगर बात करें तो कमोडिटी मार्केट जो है वो सेबी रेगुलेट करते हैं बाय से। कमोडिटी मार्केट पहले अलग रेगुलेट होता था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करती थी, बट 2015 में इन दोनों को सेबी और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को मर्ज कर दिया गया। तो अब सेबी ही दोनों रेगुलेट करती है, कमोडिटी मार्केट भी सेबी ही रेगुलेट करती है। अब आते हैं रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स की अगर बात करें। वेट अ मिनट।
रेगुलेटरी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो गोल्ड एक्सचेंज, तो सेबी जो है अभी उन्होंने बोला है कि एक फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे फॉर गोल्ड एक्सचेंज के लिए, जो कि इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो भी इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट क्या होता है, ये ट्रेडेड होता है, ये ट्रेड किया जा सकता है, क्लियर किया जाता है और सेटल किया जाता है अदर सिक्योरिटीज़ की ही तरह, जो कि हेल्प करते हैं कि जो भी हमारी गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी है, जो भी हमारे गोल्ड की क्वालिटी है, उन सबको एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो मतलब एल्गोरिथम ट्रेडिंग। एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक कंप्यूटर असिस्टेड बाइंग और सेलिंग है स्टॉक का, जो कि प्री प्रोग्राम कंप्यूटर स्ट्रेटजीज को यूज़ करके किया जाता है। ये भी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेबी ने अभी रेगुलेट किया है एल्गो ट्रेडिंग को भी, ठीक है। फिर आते हैं स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी ये है कि जो भी शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, नॉन कैश कंसीडरेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी किसे बोलते हैं, आपको नाम याद होना चाहिए। वो शेयर्स जो कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन, कुछ कैश के लिए इशू करती है, कुछ नॉन कैश के लिए। तो जो भी नॉन कैश कंसीडरेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी। जैसे कि स्टार्टअप्स और प्रोमोटर्स जो है टिपिकली फंड यूज़ करते हैं कंपनीज के लिए, उसको हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी, ठीक है। तो अभी सेबी ने रिलैक्स किए हैं कुछ क्वांटम ऑफ स्वीट इक्विटी, जो कि इशू करेंगे न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी लिस्टेड और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। फिर T+1 सेटलमेंट साइकिल की अगर बात करें तो सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शनल T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर द मार्केट। अब T+1 सेटलमेंट मतलब होता है कि वो सेटलमेंट जो कि 1 डे के अंदर क्लियर किया जाए, ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो 1 डे के अंदर सेटलमेंट किया जाए। अब पोटेंशियल बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली मार्केट लिक्विडिटी बढ़ जाएगी अगर एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा, ट्रेडिंग टर्नओवर वो बढ़ जाएगा और सेटलमेंट रिस्क जो है वो रिड्यूस हो पाएगा। तो ये हो गया T+1 सेटलमेंट साइकिल, सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। नाउ लेट्स कम टू बॉन्ड इन न्यूज़। तो बॉन्ड इन न्यूज़ की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड, तो रिसेंटली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जो कि लीडिंग इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है पावर सेक्टर की, उन्होंने इंडिया का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है इशू किया है। अब ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, ग्रीन बॉन्ड ये होता है कि जहाँ पे मनी जो है इशूअर रेस करता है जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉन्ड इशू किया और उस बॉन्ड को जिसने खोला और उससे जो भी उस बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ये स्टार्ट किया था डेवलपमेंट बैंक्स ने, लाइक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने, वर्ल्ड बैंक ने 2007 में। और पहला एवर ग्रीन बॉन्ड जो है इंडिया में जो इशू हुआ था वो येस बैंक ने इशू किया था 2015 में, ओके। अब आते हैं फ्लोटिंग रेट फंड्स। तो फ्लोटिंग रेट फंड्स मतलब ये होता है कि फ्लोटिंग मतलब चेंजेस, मतलब जो चेंज होता रहता है। तो फ्लोटिंग रेट्स फंड वो फंड्स होते हैं मतलब आर दोज फंड्स हु बाय बॉन्ड्स विथ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। जो भी पर्सन बॉन्ड्स को बाय करता है चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं उसी टाइप से इंटरेस्ट रेट चेंज होने लगेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, अभी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है इसका, और अकॉर्डिंग टू सेबी अगर बात करें तो 65% कॉर्पस ऑफ फ्लोटिंग रेट फंड्स जो है अभी इन्वेस्ट हुआ है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल स्टॉक एक्सचेंज देख लें। अब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स क्या होते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक सेक्टर और गवर्निंग अथॉरिटी के बीच, जहाँ पे वो बेटर सोशल आउटकम्स के लिए पे किया जाता है और इन्वेस्टर्स जो है उसमें जो भी सेविंग अचीव करते हैं इन्वेस्टर्स। SIB जो है ये नॉट अ बॉन्ड है पर से, बट ये रीपेमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड सोशल आउटकम्स। तो जो भी आपने अचीवमेंट की है सोशल आउटकम्स में, उसमें जो है उस पर वो डिपेंड करता है कि रीपेमेंट और रिटर्न कितना मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए हैं तो इन्वेस्टर्स जो है ना तो रिटर्न अचीव कर पाएंगे ना ही रीपेमेंट अचीव कर पाएंगे, और इसको पे फॉर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है। तो अभी पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है महाराष्ट्र में, पुणे में, वो इंडिया का पहला है, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है क्रिएट किया है। फिर आते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की अगर बात करें तो RBI ने अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे पूछा है कि आप IIB का क्या डिमांड करते हैं। तो ग्लोबली अगर बात करें तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है पहली बार इशू किया गया था 1981 में UK में। इन इंडिया अगर बात करें तो 2013 में इशू किया RBI ने। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वो होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो है रिटर्न जो मिलेगा वो कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन कितना कम है। तो इन्फ्लेशन उनको इफेक्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्स्टेंट रिटर्न जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि
कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी में उनसे। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है यूज्ड इन IIBs में भी WPI और CPI। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया बॉन्ड्स इन न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू डेवलपमेंट्स इन रिलेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। अब आते हैं तो NSE प्राइम की अगर बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अभी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम जो है लॉन्च किया है एज अ न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इनिशिएटिव के लिए तो NSE प्राइम जो है ये फ्रेमवर्क है जो कि हाई स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। मतलब हाई स्टैंडर्ड जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो उनके लिए एक हाई स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम रन कर सकते हैं। ये जो है सारे NSE लिस्टेड कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि वो वॉलेंट्री अडॉप्ट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, ये जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उनको रेस करेंगे, इन्वेस्टर्स को हेल्प करेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कंपनी की किस में उनको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स भी उसको भी बढ़ा देंगे। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शाइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ये पहली बार इंडिया में है। ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है गोल्ड बुलियन के लिए जो कि किसने लॉन्च किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है विद चेन फ्लक्स इन सपोर्ट विद इंडियन गोल्ड पॉलिसी सेंटर एंड इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। ये प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा बुलियन बार इंटीग्रिटी के लिए, गोल्ड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा ट्रेसिबिलिटी वगैरह इंश्योर करेंगे। फिर गॉर-एक्स की अगर बात करें तो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ने अभी लॉन्च किया है एग्री इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गॉर-एक्स। ठीक है, ये लॉन्च किया है। तो गॉर-एक्स क्या है, गौर एक टाइप का मतलब वेजिटेबल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। ये एक प्राइस बेस्ड इंडेक्स है जो कि प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। मान लीजिए हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हम और मेरा कोई फ्रेंड जो है हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इतना किलो गौर खरीदेंगे, तुम इतना किलो हमें दोगे। ठीक है, बट वो फ्यूचर पे बेस्ड होगा। तो आज का जो प्राइस डिसाइडेड है हम उसके हिसाब से उसको लेंगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो गौर सीड्स एंड गौर गम रिफाइंड स्प्लिट्स ऑन रियल टाइम बेसिस, ये इंडिया का पहला सेक्टोरल इंडेक्स है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ बास्केट के अंदर। इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट गौर प्रोड्यूसर है, अकाउंट्स फॉर 80 to 85% वर्ल्ड में, और राजस्थान जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इसका। NSE-DEX जो है ये लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है हमारे इंडिया में। अब आते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 25,000 करोड़ तक रेज अप किया है फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वाइट किए जाते हैं IPO के पहले, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के पहले उनको इन्वाइट किया जाता है कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए। तो इसलिए जो है उनको ही हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। हर एंकर इन्वेस्टर को कम से कम मिनिमम 10 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब एंकर इन्वेस्टर्स को इसलिए क्यों उनको IPO के पहले बुलाया जाता है, क्योंकि वो जब हमारे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स को, तो हमारे जो अदर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो उनके कॉन्फिडेंस रेज होगा क्योंकि वो भी इन्वेस्ट कर पाए और डिमांड जो है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है ये कंपनी को कैसे हेल्प करता है। कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जब कोई भी पर्सन आता है तो वो जो है कैपिटल को रेज करता है, पब्लिक इमेज में जो हमारी कंपनी का वो वैल्यू है वो बढ़ाते हैं, चीपर क्रेडिट्स मिलते हैं और हायर बेटर एम्प्लॉयज़। और ये कंट्री को कैसे हेल्प करता है, ऑब्वियसली वाइब्रेंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरह, इकोनॉमी की तरह हेल्प करता है, एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड करता है, ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो भी स्टैंडर्ड है, ट्रांसपेरेंसी उसको एनहांस करता है और डेवलप करता है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो दिस इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाउ लेट्स कम टू एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो सेबी ने, सैट ने, मतलब सिक्योरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अभी अलाउ किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कि वो जो है 6,085 करोड़ जो है जो भी एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट है उसको निकाल सकते हैं। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा कोई फ्रेंड जो है, दो पार्टीज़ ने मिलकर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, बट उस ट्रांजेक्शन जो है हम अलाउ कर रहे हैं कि जो हमारी थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन जो है वो हमारे एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल सके। तो ये अकाउंट है जहाँ पे फंड और एसेट्स जो है आर हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द थर्ड पार्टी वेलेस 2 और मोर पार्टीज कंप्लीट अ ट्रांजेक्शन, जब 2 और मोर पार्टीज ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑफर करता है बेनिफिट लाइक ओवरकमिंग सर्टेनिटीज ऑन एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन एंड फैसिलिटेटिंग कस्टडी ऑफ कैश सिक्योरिटीज एंड अदर कोलेटरल्स। Okay, so this is the escrow account. Now let's come to key concept and information on payment system and financial system. तो सबसे पहला टॉपिक है that is stagflation. Very important term. Stagflation मतलब
वो इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बट हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। तो इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, बट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। ये जो है डिलेमा क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, सिंस मोस्ट ऑफ द एक्शन जो है हमको लिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट लेती है वो इन्फ्लेशन कम करने के लिए लेती है कि लोगों तक प्रॉफिट हो, बट अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो है वो भी रेस हो पाएंगे। पॉलिसीज डिजाइन टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट में वर्सन द इन्फ्लेशन, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हम कम करेंगे तो वो इन्फ्लेशन को वर्स कर देंगे। तो स्टैग्फ्लेशन ये है। फिर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की अगर बात करें तो आरबीआई ने अभी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को मैंडेटरी कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कैपिटल और करंट अकाउंट से रिलेटेड, उसमें लीगल एंट्री आइडेंटिफाई आपको करना ही पड़ेगा, जो भी 50 करोड़ और उसके अबव के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता क्या है? ये एक 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि बेस्ड होता है ISO 17442 पे, स्टैंडर्ड फ्रॉम एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। ये जो है यूज़ किया जाता है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ पार्टीज़ को जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रही हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, और हम जो है फाइनेंशियल डेटा जो भी सिस्टम है उसकी क्वालिटी को एनहांस कर पाएँ। ये जो है इशू होता है, और यूज़ इज़ रेगुलेटेड बाय ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, और जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के अंडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने इस्टेब्लिश किया है। फिर आते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी भी मैंने आपको 3-4 बार बढ़ा दिया है। तो इक्वलाइजेशन लेवी वो होता है जो ई कॉमर्स एंटिटी हमारे यहाँ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं होता बट हमारे यहाँ की सर्विस यूज़ करती है, तो उनमें जो है इक्वलाइजेशन लेवी यूज़ करते हैं। तो अभी जो है रिसेंटली ई कॉमर्स सेक्टर के लिए भी इंक्लूड कर दिया है, और नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनी पे तो लगता ही है। और इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट करके ई कॉमर्स सेक्टर को जोड़ा गया, और ये फाइनेंस एक्ट 2015 या 16 में जोड़ा गया था। और इक्वलाइजेशन लेवी कितना % टैक्स लगता है? 6% जो लगता है अगर पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो रही है पर ईयर। फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये जो है बायएनुअल रिपोर्ट है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे इकोनॉमी की देखते हैं, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कौन रिलीज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन दीपम जो है इंटरनल ट्रेड वो रिलीज़ करते हैं। WPI मेजर करता है एवरेज चेंजेस जो होलसेल प्राइस लेवल पे होते हैं, बल्क लेवल पे जो भी कमोडिटीज सेल होती हैं उस पे देखते हैं। ये कमोडिटीज़ 3 मेजर ग्रुप्स में देखी जाती हैं: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इनका जो प्राइसेस है वेट जो है वो उनके अकॉर्डिंग दिया गया है, और इसमें जो है सर्विसेज काउंट नहीं होती हैं। इनका जो बेस ईयर है वो रिवाइज करके 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया है। अब आते हैं इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? तो अगर सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई अगर एक्सेस में है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जाता है तो गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों के इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सप्लाई शॉक्स हो जाए, मतलब सप्लाई में अगर सप्लाई ज़्यादा अच्छी ना हो पा रही हो किसी भी प्रोडक्ट की तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स के कारण, अब इसके कारण होता क्या है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो लोगों के पास, मान लीजिए लोगों के पास डिमांड है, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण लोगों की परचेसिंग पावर जो है कम होगी, क्योंकि वही चीज़ अगर महंगी मिलेगी तो लोग कम खरीदेंगे। डिक्लाइन इन रियल इनकम, ठीक है। डेटर्स जो डेप्टर्स है, जो लोन हमारे लोन मतलब ले रहे हैं उनको प्रॉफिट होगा, और क्रेडिटर्स को लूज़ होगा। और रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट होगा और इंक्रीज्ड इम्पोर्ट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम एक्सपोर्ट को कम करेंगे, क्योंकि हमको मतलब इम्पोर्ट को हम इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और एक्सपोर्ट को हम कम करेंगे, मतलब इम्पोर्ट को हम वो करेंगे क्योंकि हमको कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारा इन्फ्लेशन डिकोडेड। नाउ लेट्स कम टू नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। RBI ने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ मेंबर। ये जो है लॉन्च किया गया था पेरिस 1 प्लानट समिट के अंदर 2017 में, और ये जो है ग्रुप है सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स का, कि वो भी जो भी प्रैक्टिसेस वो इन्वॉल्व करते हैं, जो भी वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व मतलब करते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, वो ग्लोबली लेवल पे वो शेयर कर पाएँ और जो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाए। अब ग्रीन फाइनेंस जो क्या क्या कंप्राइज करता है, तो सबसे पहले ग्रीन फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक ग्रीन पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और फाइनेंसिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है।
फिर आते हैं स्कोर्स पोर्टल। स्कोर्स जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं कि वो अपनी कंप्लेंट जो है सेबी के साथ सेबी में लॉन्च कर पाए, तो इसलिए जो है ये ज्वाइन किया गया है जो भी लिस्टेड कंपनीज और इंटरमीडियरीज हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। फिर आते हैं वेरिएबल कैपिटल कंपनी। वेरिएबल कैपिटल कंपनी का यही मतलब है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट व्हीकल है कंपनीज़ का, जहाँ पे बहुत सारी कलेक्टिव जो भी हमारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनको एक साथ एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं वेरिएबल कंपनी, वेरिएबल कैपिटल कंपनी। ये जो है ओवरऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को देखती हैं, ठीक है, जो भी लिमिटेशंस हैं उनको कंपनीज़ को देखती हैं और उनको कम करती हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि केपी कृष्णन एक्सपर्ट कमेटी ने अभी फीजिबिलिटी चेक की है वेरिएबल कैपिटल कंपनी की फॉर फंड मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो कि रिकमेंडेड इट्स वीसीसी अडॉप्शन एज अ व्हीकल बाय IFSCA। सॉरी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी रजिस्टर्ड है ओवर 23% ऑफ जम्प सब्सक्राइबर। तो PFRDA है क्या, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 2003 में इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू रेजोल्यूशन। तो जो भी पेंशन सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द PFRDA एक्ट 2013 और नोटिफाइड हुआ 2014 में। ये रेगुलेट करती है NPS को और अदर पेंशन स्कीम्स को जो कि अदर एक्ट से रेगुलेट नहीं होती, उन सबको ये रेगुलेट करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, सो दिस इज़ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। आई थिंक मैंने क्लियर कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। एक्सटर्नल सेक्टर में आपको कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।